हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार जितना भी हमने आज तक पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली क्लास में मैंने ये जो केमिस्ट्री वर्ड होता है, इस वर्ड का मतलब बताया आपको। तो केमिस्ट्री वर्ड का मतलब होता है इजिप्शियन आर्ट। और फिर मैंने आपको बताया, अगर आप इस आर्ट में अच्छा होना चाहते हो, इस आर्ट को सीखना चाहते हो या इस आर्ट को करना चाहते हो, तो आपको मैटर को समझना पड़ेगा। तो मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। और केमिस्ट्री के अंदर हम मैटर की स्टडी करते हैं। और केमिस्ट्री का कोई बड़ा मतलब नहीं है, केमिस्ट्री की सिंपल सी डेफिनेशन होती है। व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ मैटर। फिर मैंने आपको बताया कि जितना भी मैटर है, जितनी भी अपने आसपास की चीजें हैं, वो छोटी छोटी बॉल्स से बनी हुई होती हैं और उन छोटी छोटी बॉल्स को हम बोलते हैं एटम। और लास्ट क्लास में मैंने आपको 118 डिफरेंट टाइप के एटम्स के नाम बताए, उनको याद करना सिखाया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगला जो हमारा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अगली जो चीज हमें सीखनी है, वो ये सीखनी है कि ये जो एटम है, अभी तक मैं ऊपर से नीचे लेके आ रहा था आपको, मतलब अंदर अंदर जा रहे थे। अब हम यहां से उल्टा जाने वाले हैं। मुझे आपको यह सिखाना है कि एटम से मैटर कैसे बनता है। अगर आप ये सीख गए एटम से मैटर कैसे बनता है, फिर चीजें आसान है और फिर ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आपको यह समझना है, हमारा जो मेन मोटिव है, अगला जो गोल है, उसमें मैं आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि एटम से मैटर कैसे बना। हमारे पास 118 डिफरेंट टाइप के एटम है, लेकिन मैटर तो इनफाइनाइट टाइप का है। तो इन 118 एटम से इतने टाइप का मैटर कैसे बनता है, वो हमें सीखना है। लेकिन उस चीज को सीखने के लिए हमें एटम की और गहराई में जाना पड़ेगा, मतलब एटम को थोड़ा और अच्छे से समझना पड़ेगा। वो कैसे समझेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। तो मे बी आपने क्लास 9th में आपने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि एटम से भी छोटी चीजें होती हैं, एटम के अंदर भी कुछ चीजें पाई जाती हैं। तो कौन सी चीजें हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा और अंदर घुसने वाले हैं, एटम के और अंदर जाने वाले हैं। एटम के अंदर और क्या क्या होता है, उसके अंदर मेनली 3 चीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक बार इसको समझेंगे और फिर वापस एटम से मैटर पे जाएंगे। तो कुछ चीजें मुझे अगली 2 क्लास में मैं आपको एटम के अंदर की चीजों के बारे में बताऊंगा। एटम को खोल के देखेंगे, एटम के अंदर क्या क्या होता है और कैसे अरेंज होता है। तो अगला जो हमारा गोल है वो आपको क्लियर है। तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि एटम के अंदर क्या क्या होता है, एटम दिखता कैसा है। बोल तो होती है, लेकिन उस बोल के अंदर भी कुछ होता है। तो क्या होता है, चलिए आज की क्लास को यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर आप किसी एटम को देखोगे, एटम को कैसे देखते हैं, तो एटम के अंदर की चीजें हमें दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता लग जाता है एटम अंदर से कैसा होता है। आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है, हम किसी चीज को देख नहीं पा रहे, फिर कैसे पता चल सकता है कि उसके अंदर क्या है? पता चल जाता है, साइंस है। साइंस में जो चीज दिखती भी नहीं है, उनके बारे में भी हम पता लगा लेते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो एक बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर है ना, कोई आयरन की एक चीज रखी हुई है। मान लेते ऐसी एक चीज रखी हुई है आयरन की। और अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको यह पता करना है इस बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स पूरा बंद है, आप बॉक्स के अंदर नहीं देख सकते, बस बाहर से आपको यह पता लगाना है कि इस बॉक्स के अंदर क्या है। तो क्या आप इसको बिना देखे यह पता लगा सकते हो? यस, हम पता लगा सकते हैं। कैसे? तो देखिए, मैं एक काम करूंगा, मैं यहां खड़ा हो जाऊंगा, मैं यहां पे खड़ा हो जाऊंगा और एक बुलेट लूंगा। बुलेट मतलब गन, ठीक है। और यहां गन चलाऊंगा बहुत ज्यादा, लगातार चलाता ही रहूंगा, चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा। और इस जगह पे, ये जो जगह है, मतलब गन्स यहां से जाएंगी, इस बॉक्स से पास होंगी, लेकिन जहां जहां ये आयरन की ऑब्जेक्ट है वहां से ये बुलेट्स पास नहीं होंगी। तो जब मैं बुलेट्स चलाऊंगा तो हर जगह पे बुलेट्स आएंगे, कुछ जगहों पे बुलेट्स नहीं आएंगी। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ऐसे मैं चारों तरफ बुलेट चलाऊंगा तो इसकी एक इमेज क्रिएट कर लूंगा और मुझे पता लग जाए अंदर क्या है। तो एटम के अंदर कैसे
कैसे पता लगा कि एटम के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, तो कुछ ऐसा ही हमने किया था, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं आपको बस जस्ट बेसिक बता रहा हूं, फिर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एटम के अंदर जो चीजें हैं उनके बारे में हमें कैसे पता चला, कैसे कौन से एक्सपेरिमेंट किए, किसने एक्सपेरिमेंट की, कब एक्सपेरिमेंट की, हर चीज बताने वाला हूं। लेकिन अभी हम बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से मोटा मोटा चीजों को देखेंगे, क्योंकि अभी जितने भी वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं उसमें मैं आपको बेसिक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारा मेन मोटिव क्या है, आपको क्लियर है ना? हमें यह समझना है कि एटम से मैटर कैसे बनता है। तो पहले एटम को हम थोड़ा जान रहे हैं, थोड़ा एटम्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी एटम होता है, अगर कोई भी एटम है, कोई भी एटम, उसके अंदर मेनली तीन चीजें पाई जाती हैं। आई थिंक आपने पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, अगर नहीं भी पढ़ा तो आज सीख लीजिए। तो एटम के अंदर मेनली तीन चीजें पाई जाती हैं। एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन, उसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। एक चीज होती है प्रोटॉन, उसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूं। एक चीज होती है न्यूट्रॉन। तो ये तीन चीज पाई जाती हैं किसी भी एटम के अंदर। अब मैं एक बार आपको दिखा देता हूं एटम कैसा दिखता है अंदर से। ये सामने देखिए, ये कुछ ऐसा होता है एटम, गोल होती है, बॉल होती है, उसके अंदर ऐसी तीन चीजें पाई जाती है। तीन चीजें कौन सी? आपको ये बॉल्स दिख रही हैं, ब्लू वाली बॉल्स है, एक रेड वाली बॉल्स है और एक ग्रीन वाली बॉल्स चारों तरफ घूम रही हैं। तो ये तीन ही चीज है। ये जो बाहर घूम रही है वो इलेक्ट्रॉन है, जो अंदर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब कौन सा प्रोटॉन है कौन सा न्यूट्रॉन है वो मैं आपको बताने वाला हूं, रुकिए 2 मिनट। अभी बस इतना समझिए कि कोई भी एटम होता है उसके अंदर मेनली तीन चीजें पाई जाती है। कौन सी तीन चीज? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। थोड़ा सा इन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं चार्ज। अब ये चार्ज क्या होता है इसके डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ने वाले हो। चार्ज क्या होता है मैं थोड़ा सा एक जनरल तरीके से बताता हूं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी के पास चार्ज है तो उसके पास एक ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो चीजों को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है। क्या बोला आपने? में भी कहीं पढ़ा होगा कि सेम चार्ज रिपेल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। अगर मेरे पास कोई चार्ज है, मान लो कोई ऐसे, मेरे पास अगर चार्ज है और आपके पास भी चार्ज है, अगर हमारे पास सेम सेम चार्ज हुआ तो हम दोनों रिपेल करेंगे। अगर हम दोनों के पास अपोजिट चार्ज हुआ तो हम अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। हमारे पास चार्ज नहीं होता, हम न्यूट्रल होते हैं। अगर किसी चीज के पास चार्ज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। ठीक है? तो जिस चीज के पास चार्ज होता है उस चीज के पास एक एबिलिटी आ जाती है किसी चीज को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके पास चार्ज होता है, और चार्ज जो रहता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल रहता है। उसका नाम भी न्यूट्रॉन है और उस पर कोई चार्ज भी नहीं होता, तो उसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब जो ये चीज चार्ज है, ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, इसी तरीके से चार्ज को भी मेजर किया जाता है, और उसकी जो यूनिट होती है वो कूलम्ब होती है। अगर मैं मुझसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है तो इसकी एक वैल्यू रहती है। याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में हमेशा ये वैल्यू दी जाती है। अभी बस आपको यह समझना है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे। लेकिन मैं फिर भी आपको वैल्यूज बता रहा हूं, अभी कोई जरूरत है नहीं खास। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसकी वैल्यू रहती है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये चार्ज की वैल्यू है एक इलेक्ट्रॉन पे। प्रोटॉन पे भी सेम वैल्यू रहती है, बस उसका साइन होता है वो बदलता है। यहां पे नेगेटिव है, इसमें बस पॉजिटिव रहता है, वैल्यू सेम है 10⁻⁹ कूलम। और इस पे चार्ज ही नहीं है तो हम लिखते हैं 0। क्लियर है? अब हमारे जो गुरुजी हैं, मतलब जितने भी केमिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो बहुत लेजी होते हैं, और हम भी लेजी हैं। हमें ज्यादा लिखना विखना पसंद नहीं होता। तो मैं ये जो चीज है इसको बार बार इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, मैं इसको शॉर्टकट तरीके से लिखूंगा। मैं बोलूंगा इसको -1 U, U मतलब यूनिट। जैसे यार ये ऐसे हुआ,
जैसे आप ऐसे लिखते हो ना 1K 2K 3K, तो इस K का क्या मतलब है 1000। इसी तरीके से U का क्या मतलब है 1 यूनिट चार्ज। तो इसको मैं 1 यूनिट पकड़ लिया, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻19, इसको U से मैं डिनोट कर रहा हूं। इसको इस पे कितना आएगा +1U, और इस पे कितना 0। तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिखाऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा -1, प्रोटॉन पे लिखूंगा +1। तो आप समझ जाना कि वो +1 यूनिट है, और यूनिट की कितनी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। क्लियर है? ये था चार्ज के बारे में। दूसरा, ये जो चीज है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इनका वजन भी होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। बहुत हल्की चीज होती है लेकिन इनका भी वजन है। देख लो साइंस कितनी आगे है। इतनी छोटी चीज एटम जो हमें दिखता भी नहीं है, उससे भी जो छोटी चीजें हैं उनका भी हमने वजन पता लगा लिया। कैसे पता लगाया वो बड़ी मजेदार चीज है। जानने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे। एक हमारा चैप्टर है, उस चैप्टर को आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें हम ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो मैं बस ऊपर ऊपर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आगे चलते हैं, इनके वजन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं वजन की बात करूं, मास की बात करूं, तो इन तीनों में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत हल्का होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग बराबर वजन के होते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के वजन को लिखूं तो इसका वजन रहता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये वैल्यू भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत कम से कम चीजों को याद करने के लिए बोलने वाला हूं। तो ये चीज याद करने के लिए नहीं है, एग्जाम में दी जाती है, और जब आप 11th 12th में पढ़ोगे तो ये ऐसी चीज है बार बार यूज होगी, आप ना चाहते हुए भी याद कर ले जाओगे इसको। चले आगे। प्रोटॉन है, इसका वजन रहता है लगभग 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आप बताइए इन दोनों में कौन भारी? ये भारी नहीं। यहां 31 है, ज्यादा है, लेकिन माइनस में 31 है। माइनस मतलब वो कम है। ये प्रोटॉन भारी है। न्यूट्रॉन का वजन भी देखें तो इसका वजन भी लगभग इतना ही रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है इस 7 के बाद। लेकिन अभी के लिए हम ये मान के चलेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग सेम है, और सेम है भी, बहुत कम का डिफरेंस है। तो हम प्रैक्टिकल यूज में प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सेम वजन का मानते हैं। अच्छा, मैंने जैसे बार बार बोला, हमेशा याद दिलाता रहूंगा, हम लेजी बंदे होते हैं, हमें लिखना विखना बहुत कम पसंद होता है, तो हम शॉर्टकट यूज करते हैं बहुत ज्यादा। तो यहां पे भी मैं एक शॉर्टकट यूज करूंगा। मैं मास की जगह रिलेटिव मास का यूज करूंगा। रिलेटिव मास, आरएम का मतलब है रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, और इसका रिलेटिव मास में 0 पकड़ूंगा, इसका 1 पकड़ूंगा, इसका 1 पकड़ूंगा। क्या मतलब? आप इसको ऐसे समझ लिए, एक हाथी है। हाथी समझते हो ना? हाथी बनाता हूं पहले। एक यहां पे हाथी है। हाथी बन जा भाई। हाथी ऐसा ही बनाया जैसा बनाया, अब देख लो ना, जैसा भी हाथी है। ये मेरे पास एक हाथी है और एक चींटी है यहां पे। ये जो चींटी है, चींटी का वजन बहुत कम है, हाथी का वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये जो चींटी है इसका वजन हाथी के कंपैरिजन में ना के बराबर है। 0 मान सकता हूं। अगर हाथी के सामने खड़ी है चींटी, तो चींटी का वजन मैं 0 पकड़ सकता हूं। मैं ये मान सकता हूं चींटी का वजन ना के बराबर, नेग्लिजिबल है, तो चींटी के वजन को मैं 0 पकड़ सकता हूं। ठीक है, क्या चींटी का वजन 0 है? क्या चींटी का वजन नहीं है? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। चींटी का वजन है, लेकिन हाथी के कंपैरिजन में उसका वजन 0 है। जब मैं हाथी के साथ देखूंगा चींटी को, तो उसके वजन को मैं 0 पकड़ सकता हूं। समझ रहे हो? इसी को बोल रहे रिलेटिव मास, किसी के रिस्पेक्ट में। ये मैंने 0 लिखा है इलेक्ट्रॉन का वजन। ये 0 इसलिए लिखा है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सामने इसका वजन ना के बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हल्के होते हैं, तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सामने इलेक्ट्रॉन का वजन 0 है। तो 0 ये कैसा मास है? रिलेटिव मास। इसका वजन 0 नहीं होता है, इसका वजन इतना होता है, ये रिलेटिव मास है। और इन दोनों का मैंने 1 पकड़ा। समझ में आया? थोड़ा सा समझ में आया? ये रिलेटिव मास था। अब देखो, ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, चीजें सिंपल हैं और ना तो हमें कॉम्प्लिकेट करनी है,
जैसी हैं वैसी रखनी है, सिंपल ही होती है केमिस्ट्री, कुछ बड़ी खास नहीं होती। तो जितना भी मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी चीजें मैंने एक्स्ट्रा बताई हैं। अपने लिए जो काम की है वो दो ही चीज है। आपको क्या पता होना चाहिए कि एटम के अंदर तीन चीज पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? किसी भी एटम के अंदर तीन चीज पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद आपको यह पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कैसा होता है, जीरो चार्ज। बस इतना ही काफी है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता हो, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, प्रोटॉन पे प्लस, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। और थोड़ा सा अगर आपको इतना पता रहेगा कि इन तीनों में सबसे हल्का कौन है तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं भी पता रहेगा चलेगा। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, उसके बाद कौन है, प्रोटॉन, और उसके बाद कौन है, न्यूट्रॉन। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर होता है। इतनी चीजें क्लियर? इतनी चीजें आपको समझ में आई? यस। तो अभी हमने ये सीखा कि एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम ये समझने वाले हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं, प्रोटॉन कहां पे पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं। तो अगर मैं किसी भी एटम को दिखाऊंगा तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। ये प्लस प्लस वाले मैंने क्या बनाए, प्रोटॉन्स बनाए, और ये चीज मैंने कौन क्या बनाए, ये कोई चार्ज नहीं है तो ये मैंने न्यूट्रॉन्स बना दिए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए मैंने। एटम कुछ ऐसा ही होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में पाए जाते हैं, बिल्कुल बीच में एटम के, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करते हैं, या बोल सकते हैं रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। क्यों घूमते हैं, पास में क्यों नहीं जाते, हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि एटम है, एटम के बीच में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इस पूरी चीज को हम न्यूक्लियस बोल देते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं। एक बार फिर से देखिए, कुछ ऐसे रहते हैं। ये बीच में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और साइड में क्या घूम रहे हैं उसके, इलेक्ट्रॉन्स। ये साइड में जो रास्ता है उसको सर्कुलर पाथ है जो उसको ऑर्बिट बोला जाता है। कुछ समझ में आ रहा है? हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं यार, बस थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, उसी को बस एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं। जैसे हम डेप्थ में जाएंगे उससे पहले एक बार सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं। तो एटम कैसा होता है, थोड़ा आइडिया मिला। एटम के अंदर तीन चीज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब मैं आपको यह सिखाने वाला हूं, लास्ट चीज वही है। आज मैं आपको यह सिखाऊंगा किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं और कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट करें। आज की क्लास का यही मेन गोल है कि सबसे पहली चीज हमने सीखी कि एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, दूसरी चीज कितने पाए जाते हैं, और फिर ये क्लास खत्म। बस इतना ही है। तो एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया कि एटम के अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और कहां पाई जाती हैं ये भी बता दिया। अब लास्ट चीज ये फाइंड आउट करना किसी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन। चलें फिर आगे, चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे। जब हम एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उन एटम्स का एक नंबर होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है ना, हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। हीलियम है इसका एटॉमिक नंबर 2 रहता है। सही है, दिख रहा है? यस। उसके बाद लिथियम है, इसका एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4, और बोरोन इसका एटॉमिक नंबर 5, और कार्बन इसका एटॉमिक नंबर 6। इस तरीके से हर एक एटम का एक नंबर है। मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, छोटा सा क्वेश्चन। ये जो नंबर दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर दिया जा रहा है ये रैंडमली दिया जा रहा है या इस बेस पे दिया जा रहा है कि जो एटम हमें पहले मिला उसको पहला नंबर, जो हमें दूसरे नंबर पे मिला उसको दूसरा नंबर, और जो तीसरे नंबर पे मिला उसको तीसरा नंबर।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो नंबर दिए जा रहे हैं, ये उनकी डिस्कवरी के बेस पे दिए जा रहे हैं कि जो पहले मिला उसको पहला नंबर, या फिर ये रैंडमली दिए जा रहे हैं, या इनके देने के पीछे कोई रीजन है? बताइए क्या रीजन है, अगर रीजन है तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूं ये नंबर किस बेस पे दिए जाते हैं। तो जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये 1 ही इसको क्यों दिया गया? तो इसके पीछे राज है, इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कॉज है। हम ये नंबर रैंडमली नहीं देते हैं, ना ही हिस्ट्री के बेस पे देते हैं। ये नंबर दिए जाते हैं इस हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसको देख के। किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम को दिया जाता है, वो दिया जाता है उसके अंदर प्रोटॉन के बेसिस पे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका कारण यह है कि इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, इसके अंदर एक प्रोटॉन है। हीलियम को 2 दिया गया है एटॉमिक नंबर, तो इसका कारण क्या है कि इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं। इसका जो एटम होगा उसके अंदर आपको 2 प्रोटॉन्स देखने को मिलेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3, इसका मतलब इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 3। यस। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 4। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसके अंदर कितने एटम है, कितने प्रोटॉन्स है? 5। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 6। तो किसी भी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स है ये आप बता सकते हो इजीली? यस, सिंपल है। कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट आप क्या बता दो, उसका एटॉमिक नंबर चेक कर लो, एटॉमिक नंबर से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता लग जाएंगे। एक एग्जांपल देके मैं चेक करना चाहता हूं आपसे, आप मुझे बताना कमेंट्स की मदद से। नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। आप बताइए इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? बताइए, इसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? 7। यस, 7। ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन्स बताइए कितने होंगे? तो इसके अंदर प्रोटॉन्स होंगे 8। सही है, सही है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिलिकॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 14 है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होंगे? ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, आप बताइए कमेंट्स में। ठीक है, तो हमने पहली चीज को सीख लिया। क्या सीख लिया हमने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन्स निकालने सीख लिया। अगर आपको अब कोई भी एटम देगा और आपसे पूछेगा इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, अब आप बता सकते हो। आई होप आप बता सकते हो। कमेंट्स की मदद से आप मुझे बताना कि आपको समझा या नहीं समझा। आगे चलता हूं, प्रोटॉन्स निकालने सीख लिए, अब और बाकी चीजों को निकालना सीखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को। अब देखो, जो एटम होता है, एटम पे कोई चार्ज होता है या न्यूट्रल होता है? क्या कहना चाहता हूं, जैसे मैं हूं, मैं एक ह्यूमन हूं, एक मैटर हूं, मेरे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और मैं किससे बना हुआ हूं? मैं एटम से बना हुआ हूं। अगर एटम पे कोई चार्ज होता तो मेरे पास भी कोई चार्ज होता, समझ रहे हो? अगर एटम पे प्लस चार्ज होता तो मेरी बॉडी के अंदर प्लस चार्ज आ जाता। एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होता तो मेरे पास भी कोई चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो मैं एक न्यूट्रल बंदा हूं, मेरे पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब मेरे अंदर जो एटम है वो भी न्यूट्रल है, उन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो एटम और ऑल न्यूट्रल होता है, उस पे कोई चार्ज नहीं होता है। सही है। अब सुनो मेरी बात, अच्छे से समझना। मैं एक एटम ले रहा हूं, मैंने लिया कार्बन का एटॉमिक नंबर लिया 6 होता है। इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? तो इसके अंदर 6 प्रोटॉन्स है। और हर एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? तो इस हर एक प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है, तो टोटल प्लस 6 चार्ज है इस कार्बन के एटम के अंदर, इसके न्यूक्लियस के पास। एटम कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल कैसे हो सकता है? जब जितना प्लस चार्ज है उतना ही माइनस चार्ज होगा, तब ये न्यूट्रल हो सकता है ना? तो अगर कार्बन के एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्लस चार्ज है, और कार्बन का एटम न्यूट्रल होना है, तो इसका मतलब उसके अंदर -6 चार्ज भी होना चाहिए, तभी तो न्यूट्रल होगा। +6 -6 कितना आएगा? 0। तो ये -6 कहां से आएगा? न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है, तो -6 कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन से। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए? 6।
अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 प्रोटॉन्स होंगे तो एटम पे कोई चार्ज नहीं होगा, एटम न्यूट्रल होगा। और जितने भी एटम्स होते हैं सारे न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये तो और भी सिंपल हो गया। तो मैं डायरेक्टली ये बोल सकते हो, आप सिंपली ये समझाने के लिए था हर चीज, तो आप डायरेक्टली ये बोल सकते हो किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर है? तो अगर आप प्रोटॉन्स फाइंड आउट कर सकते हो तो इलेक्ट्रॉन को भी फाइंड आउट कर सकते हो। यस, सही बोला मैंने? चलिए चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं बताइए जल्दी से। तो इसके अंदर 9 प्रोटॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने आ गए। यस, एक लास्ट एग्जांपल नियोन है, आप इसके अंदर प्रोटॉन्स बताइए और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स बताइए। जल्दी बताओ। बता दिया? मैं बता रहा हूं, इसके अंदर 10 प्रोटॉन होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको क्लियर है। किसी भी एटम के अंदर आप प्रोटॉन भी फाइंड आउट कर सकते हो, कितने प्रोटॉन्स होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बची एक चीज, क्या? न्यूट्रॉन। अब उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है, मान लो कोई भी एटम है, जनरल एटम है, मैं एक्स से उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उस एटम के साथ ना 2 नंबर दिए रहते हैं। कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे या कभी भी कोई आप ऐसे एटम देखोगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। 1 मिनट दीजिए मुझे, कहां पे है, कहां पे है, चलो छोड़ो, मैं आपको बता देता हूं। ऐसे यहां पे मैं छोटा नहीं कर पा रहा हूं इसको। कोई भी एटम होता है उसका एक सिंबल रहता है, ठीक है? उस सिंबल के साथ 2 चीजें दी जाती है, एक उसके पैरों में एक नंबर दिया जाता है, एक उसके ऊपर नंबर दिया जाता है। एक को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एक को मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हीलियम है, हीलियम को ऐसे लिखेगा 2 और 4, इसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर, इसको बोला जाता है मास नंबर। कई बार ऐसा भी लिख सकता है, और लोग कैसे लिखते हैं, गूगल पे आप देखोगे वो ऐसे लिखे 2 और 4। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं, हीलियम है, इसी को यहां लिख देंगे, इसी को यहां। तो आप समझ जाओ मेरा लिखने का स्टाइल ये है। आगे मैं जितने भी एटम्स के सिंबल लिखूंगा तो इस तरीके से लिखूंगा, नीचे मैं नंबर दिखाऊंगा एटॉमिक नंबर, ऊपर दिखाऊंगा आपको मास नंबर। तो हर एक एटम का एक मास नंबर होता है, ठीक है? अब सामने आइए, एक चीज बता रहा हूं, प्लस 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 प्लस। तो आप समझ रहे हो ये क्या चीज है? यस, ये आपके प्रोटॉन्स और ये हो गया आपके न्यूट्रॉन्स। अब आप ये बताइए सबसे पहली चीज, ये एटम है किस चीज का? ये एटम किस चीज का है, क्या आप मुझे बता सकते हो? मैं आपकी थोड़ी हेल्प करता हूं। आप प्रोटॉन्स काउंट करो, कितने प्रोटॉन्स है? 4, 1 2 3 4। अगर आप प्रोटॉन्स बता सकते हो तो एटॉमिक नंबर भी बता सकते हो, उल्टा कर सकते हो ना, एटॉमिक नंबर से प्रोटॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन से एटॉमिक नंबर। तो ये जो एटम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 4। एटॉमिक नंबर 4 कौन से एलिमेंट का होता है, कौन से एटम का होता है? तो होता है बेरिलियम का। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 4। अब क्या आप मुझे ये बता सकते हो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो मैंने अभी बताया था आपको, किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं? 4। 2 मैंने यहां पे दिखाए, 2 मैं बाहर दिखा रहा हूं। बाहर क्यों दिखा रहा हूं डिस्कस करेंगे। इसमें 2 ही क्यों है, बाहर 2 क्यों गए, सारे के सारे अंदर क्यों नहीं रहे, डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लो। बस अभी इतना समझिए कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। अब मुझे जो बेरिलियम है इसका वजन निकालना है। तो वजन कैसे निकालूं? तो देखो, इस एटम का मुझे वजन निकालना है। इस एटम के अंदर है कितनी चीजें? 3 ही तो चीज है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का वजन ना के बराबर है, उसके वजन को आप कंसीडर करो या ना करो कोई मतलब ही नहीं है। तो वजन किसकी वजह से इस एटम के अंदर? तो 2 ही चीजों की वजह से इसका वजन है, एक तो प्रोटॉन और दूसरे न्यूट्रॉन। तो अगर मैं इस एटम का मास लिखना चाहूं या मास नंबर लिखना चाहूं तो कैसे निकलेगा? प्रोटॉन्स लिख दूं प्लस न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? 4। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं?
1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। टोटल आ गया 10। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इसका बेरिलियम का वजन 10 हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। ये बस इस एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूं कि मास कैसे निकाला जाता है किसी भी एटम का। इलेक्ट्रॉन के वजन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका वजन ना के बराबर है। तो इसका वजन कितना आ गया इस एटम का? इसका वजन आ गया 10। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मास नंबर होता है वो हमें किसके बारे में बताता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स के बारे में। अगर आपके पास मास नंबर है तो आप न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हो। कैसे? अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, नाइट्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 7 रहता है, मास नंबर 14 रहता है। अगर इसके अंदर प्रोटॉन्स चेक करूं तो प्रोटॉन्स है 7। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स 7। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे कैसे पता चलेगा? मैं डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बताना चाहता, आपने 9th-10th में इसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखे होंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूं। एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो आप कभी गलती कर ही नहीं सकते और याद भी करने की जरूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? ये मास नंबर पे आइए, न्यूट्रॉन्स निकालें। ये 14 है, ये किसके इक्वल है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स के, क्योंकि ये जो वजन है किसकी वजह से आ रहा है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने अपने पास? 7। तो न्यूट्रॉन्स अपने पास कितने आएंगे? 7। समझ में आया? या डायरेक्ट कभी भी आप निकालना चाहते हो तो आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दीजिए, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। आप बोले मास तो इसका 12 भी होता है। 12 भी होता है, मैं 14 लेके चल रहा हूं। इसको आइसोटोप बोलते हैं। क्या होते हैं आइसोटोप? छोड़िए, अभी ये समझिए इसका मास नंबर 14 है। तो आप सबसे पहले प्रोटॉन्स बताइए। इसके अंदर 6 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6। और न्यूट्रॉन्स कितने इसके अंदर? जल्दी बताइए। 14 - 6 कितने? 8। तो तीनों चीज आपको आ गई? आ गई तीनों चीज? यस। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो कैसे नोट डाउन करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्लाइड है, ये आप नोट डाउन कर लेना अगर आप नोटबुक बना रहे हो। अगर आप सीरियस हो, रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो नोटबुक में ये लिख लेना, ठीक है? इसके बाद क्या लिखना? इसके बाद मैं थोड़ा आपको बता रहा हूं। कोई भी एटम होता है उसका सिंबल X है, ये उसका एटॉमिक नंबर और ये मास नंबर। एक को क्या बोल रहा हूं मैं? जेड जो होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। उसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। और ऊपर वाली चीज क्या है? मास नंबर, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मैं शॉर्टकट में लिखूंगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होंगे? एटॉमिक नंबर के। दिख रहा है ये रेड पेन? यस। और अगर कोई एटम न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब? इन अ न्यूट्रल एटम। और एटम न्यूट्रल ही रहता है। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और मास नंबर किसके इक्वल है? मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये बस आज की क्लास के लिए इतना ही। तो आज मैंने आपको बस ज्यादा चीजें नहीं सिखाई, थोड़ी सी चीजें ही सिखाई। पहली चीज क्या सिखाई? एटम के अंदर 3 चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव। प्रोटॉन पे पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इन तीनों में सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया? उसके बाद मैंने आपको सिखाया किसी भी एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन और कितने न्यूट्रॉन, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो प्रोटॉन्स कैसे पता चलेंगे? जितना एटॉमिक नंबर है। इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? जितने प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना। एक आपको कंफ्यूजन हो सकती है कई बार, जब आप ये लिखोगे, जब एटॉमिक नंबर देखोगे किसी भी एटम का, जैसे फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 9 है, इसका मास नंबर ऐसे पॉइंट्स में मिल सकता है, तो आपको होल नंबर में लेना है। इसको 19.2 को 19 ही पकड़ना है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है ये पॉइंट में नहीं हो सकते, पूरे होते हैं, तो आपको होल नंबर में पकड़ना रहेगा। ये पॉइंट में क्यों होता है मास?
तो उसका रीजन ये रहता है, इनके मतलब ये एवरेज मास होता है, और एक कारण ये भी होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन के मास को भी कंसिडर किया जाता है। तो आपको होल नंबर पकड़ना है। होल नंबर कैसे पकड़ना है समझ में आता है। 5 से कम है तो इसको 19 ही पकड़ना है, 5 से ज्यादा हुआ 19.7 रहा तो इसको कितना पकड़ोगे 20। तो अगर मैं इसके अंदर प्रोटॉन्स आपको बताऊं तो प्रोटॉन्स कितने हैं इसके अंदर 9, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं इसके अंदर 9, और न्यूट्रॉन्स कितने हैं भाई इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स है 19 माइनस 9 10, इसको 19 पकड़ना है। आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। एक लास्ट आपको होमवर्क देके जा रहा हूं मैं। आर्गन है, इसका एटॉमिक नंबर 18 है, मास नंबर 40 है, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स, ये फाइंड आउट कर देना बस, और कमेंट में मुझे बता देना। आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।